Science lecture series on Napier, and today we're going to start one of the most important components of political science, which is the Western political thought. और अगर आप syllabus देखें तो you will notice that there is a dedicated section to Western political philosophers. An important point that I would want to mention before starting this component is that all philosophers are not important. क्योंकि आपको सिलेबस में बहुत ज़्यादा philosophers मिलेंगे. I will do a separate video on a syllabus as well, in which I'll explain कि which philosophers are important, which are not, and which you should completely just left out, और किन पे आपने focus करना है. But as of yet, before that video, अभी आप will start with the first most important philosopher, which is Plato. तो किसी भी philosopher को attempt करने से पहले सबसे पहले what is recommended is that you give a little background of that philosopher. I was the topper of political science in 2017 CSS by scoring 149 marks. And one of the good things that I did in Pol Sci 1, in which I scored 86, was that I used to give background of the philosophers in a more tabular form, in a more presentable fashion, which was not too clustered for the examiner, but was easy to understand. So for instance, अगर प्लेटो को मैंने एक कॉन्टेक्स्ट एक टेबल बनाकर इसमें उसको समराइज कर दिया उसकी फिलोसफी को कि उसकी आइडियोलॉजी रैशनलिज्म पे बेस करती थी. व्हाट इज दैट? आई विल एक्सप्लेन दैट इन द आंसर जब हम अभी डिस्कस करना शुरू करेंगे. उसकी फिलोसफी का फोकस जो आइडिया है, और एंड इन फोकस आई हैव रिटन द आइडिया दैट इज मोस्ट फेमस, जो कि इस फिलोसोफर के साथ एसोसिएट होता है, व्हिच इज द आइडिया ऑफ फिलोसोफर किंग्स. अगेन समथिंग दैट वी विल डिस्कस. This philosopher is influenced by Homer, Socrates, Protagoras, Parmenides, Pythagoras and Heraclitus. तो ये एग्जामिनर को आप इस तरह की बातें, ये कुछ स्टॉक चीज़ें आप याद करें जो कि मेरे कोर्स में आपको हर फिलोसोफर में मिलेंगी. तो दिस विल गिव एन इम्प्रेशन टू एग्जामिनर कि आपको इस फिलोसोफर की डेप्थ का पता है. इवन दो यू माइट नेवर हैव रेड व्हाट Socrates said or what Protagoras said, but you gotta trust me on this. Which philosopher did he in turn influence? These are the list of the various philosophers that he influenced. These are the key works. कि ये उसकी major किताबें हैं. This will also help you in multiple choice questions, क्योंकि MCQs में अक्सर the examiner asks कि ये किसने publish की है किताब, या इसकी इनमें से कौन सी किताब है, और ये बहुत जो है आपको philosophers की list यहाँ से मिल जाएगी. It's important that whatever question comes, प्लेटो पे किसी भी किस्म का सवाल आता है, आप ये चार्ट बना देंगे तो that will be very good. बिफोर कि इस फिलोसफर से पहले कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, इनको आप मजीद समराइज कर सकते हैं. मैंने डेट्स के साथ बता दिया यहाँ पर कि ग्रीक डेमोक्रेसी की फाउंडेशन रखी गई, प्रोटैगोरस का आइडिया इससे पहले बहुत फेमस हुआ. देन इसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें आई कि एरिस्टोटल की फिलोसफी इसके बाद आती है आपके सामने. इसके बाद सिसेरो की जो है फिलोसफी इसके बाद आती है. सो दिस इज लाइक अ मोर लाइक एन इम्प्रेशन ऑन एग्जामिनर के जो आपका वो पहला सवाल, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 का पहला सवाल फिलोसोफर का होता है, एंड व्हेन द एग्जामिनर ओपन्स दैट क्वेश्चन एंड ही सीज दिस, सो दिस शुड बी ऑन योर फर्स्ट पेज एंड सब्सिक्वेंटली फॉलोड बाय दिस, एंड देन आपका इंट्रोडक्शन और आगे सारा कुछ जो है वो सिलसिला शुरू होगा. ऑलराइट गाइस, लेट्स जंप इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस. सो सबसे पहले किसी भी फिलोसोफर को एक्सप्लेन करने से पहले, which also makes a rational sense as well, कि आपको उसका political context बताना होगा. क्यों? क्योंकि कोई भी philosophy isolation में नहीं है. इन political philosophers की philosophy भी isolation में function नहीं कर रही, but they are operating in a particular political environment. और उनकी philosophy उनके events से influence होती है in the social and political circumstance in which they were present. तो प्लेटो के context में हमने ये देखा कि आपको नजर आएगा आगे जो हम डिस्कस करेंगे, प्लेटो वाज अवर्स टू डेमोक्रेसी एज वाज प्रैक्टिस्ड इन ग्रीस, एज वाज प्रैक्टिस्ड इन एथेंस. एथेंस की जो डेमोक्रेसी थी वो ये थी कि एवरी पर्सन, एवरी फ्री पर्सन, नॉट स्लेव्स नॉट वुमेन, हैड द राइट टू वोट, हैड द राइट टू से. डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, हर बंदे का एक वोट था और हर लॉ पे वो वोट करते थे. बट प्लेटो वाज अगेंस्ट दैट आइडिया एंड ही एडवोकेटेड दैट देयर शुड बी the rule by the philosophers, by the most intellectual person of the time. इसको क्यों उसके जहन में ये बात आई, या क्यों उसने इस चीज को जस्टिफाई किया, पूरी फिलोसफी कंस्ट्रक्ट की, उसके बैकग्राउंड में ये था कि कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे. जब वो ही वाज इन हिज अर्ली एडल्टहुड, एथेंस पेलोपोनेसियन वॉर में हार जाता है, और उसकी वजह से डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस get overturned. Democracy basically fails to protect Athens against a foreign aggressor, and then there is a dictatorship of the 30 oligarchs. You don't need to go into the details, but you can provide this as a political context. इस democracy के failure की वजह से to protect Athens from the external environment,
Plato over time became averse to democracy. Second important thing in this is that आपने सुकरात का किस्सा बहुत सुना होगा. तो Socrates was condemned to death by a vote of a council of a jury जिन्होंने उसको death sentence दी for corrupting the youth of Athens, for questioning the basic beliefs and foundations of the Athenian society. Plato was a student of Socrates, और Plato के बहुत सारे जितना भी काम है, जितनी भी philosophy है, they are more in terms of dialogues. तो वो dialogues की शक्ल में लिखे गए हैं कि Socrates से कोई सवाल पूछता है और Socrates उसका जवाब देता है. Socrates is used as a mouthpiece for Plato's ideals in Plato's works. This explains the kind of attachment and affinity that Plato had for his teacher, Socrates. इसलिए Socrates को जब उसने अपने देखा कि उसको डेमोक्रेसी ने क्योंकि ordinary people who could not understand the intricacies and details of stuff, when they were given power to decide, they killed and murdered the most wise man on earth, which was Socrates. Hence, he was averse to democracy. इसीलिए उसकी political philosophy. अब आपको ये जब context पता है, इस context के आपने मुताबिक अब देखें कि उसकी philosophy कैसे evolve करती है. आपने पेपर में भी इसको लिखना है और अपनी conceptual clarity के लिए भी आपके लिए ये जरूरी है. Now, the first important component of Plato's philosophy is Plato's theory of justice. और उसके अंदर दो तरह की concepts. There's a political justice and there's individual justice. So first we'll do individual justice. They are correlated. We'll see how he makes the connection between the two. So first is that he says that every individual, every human being has three components. उसके तीन हिस्से होते हैं. पहला होता है rational part. Rational part, as the name suggests, is part of the human mind or human soul, as he says. इसको वो tripartite classification of soul भी कहता है. I've not mentioned it here, but you can write it down that it's also called tripartite classification of soul. यानी तीन हिस्सों में classification of soul की. Rational part is the part of the soul or mind that attempts to answer intellectual questions. ये इंसान की रीजनिंग को एनहांस करता है. ये इंसान इसमें सही और गलत में फर्क करता है बेस्ड ऑन रैशनल फैकल्टीज. अपने एक उसकी फिलोसॉफिकल इंक्लिनेशंस की वजह ये उसका पार्ट होता है. दूसरा हिस्सा इज द स्पिरिटेड पार्ट. ये वो हिस्सा जो इंसान की इमोशंस से डील करता है. दिस इज नॉट रिलेटेड टू रैशनल कोल्ड रैशनल कैलकुलेशंस, बट दिस इज व्हाट craves honor and glory, और ये इमोशनल एस्पेक्ट से डील करता है. ये हमारे सारे इमोशंस, इंडिग्नेशन, एंगर, लव, एपैथी, इन सब इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और जो तीसरा हिस्सा होता है इंसान का, वो इंसान का बहुत बेस प्राइमेट लेवल डिजायर्स का एपेटिटिव पार्ट, एपेटाइट जिस तरह एज द नेम सजेस्ट्स. तो ये उससे रिलेट करता है. इसके अंदर इंसान की जो बहुत बुनियादी जरूरियात हैं जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, इनके लिए इनको डिजायर करता है. Correspondingly, जैसे एक इंसान के इंडिविजुअल पार्ट में ये तीन चीजें हैं, he says that individual justice demands के ये तीनों एक बहुत अच्छी सिंक्रोनाइजेशन में हो. चूंकि रैशनल पार्ट रैशनल होता है, सबसे बेस्ट डिसीजंस करता है बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस, दिस शुड बी द मोस्ट सुपीरियर फैकल्टी इन ह्यूमंस. इंसान का स्पिरिटेड एंड एपेटिटिव पार्ट शुड बी सबऑर्डिनेट टू हिज रैशनल पार्ट. एंड सिमिलरली जैसे ये इंडिविजुअल इंसान को इस तरह होना चाहिए, सोसाइटी की भी तीन क्लासिफिकेशंस हैं इन थ्री डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी. देयर आर थ्री क्लासेस. हम सबसे पहले लोअर से शुरू करते हैं, जो सबसे नीचे जो कॉरेस्पॉन्ड करता है एपेटिटिव पार्ट के साथ. पीपल हु आर प्रोड्यूसर्स, हु वर्क एज फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन, आर्टिजन्स, दे कॉन्स्टिट्यूट द लोअर्स्ट रंग ऑफ द सोसाइटी. एंड इन दीज पीपल, appetitive part is the most dominant one. Their spirited part and rational part is subordinated to their appetitive part. So their appetite drives their behavior. Hence, they constitute the producers class. Then there are auxiliaries. Auxiliaries are the warrior class who fight. They are basically the militant part of the society who defend the country, who defend the city against foreign aggressions. और ये लोग, because they have a desire of glory and honor, they have this spirited part most dominant in them. Hence, these people are able to use their emotions and channelize their emotions to defend their country. The last class of people are the guardian class. Guardian class or ruler class are the one who are dominated
by their rational part and hence they can make the best decisions based on rational calculations. तो इसीलिए गार्डियन क्लास में सिर्फ वो लोग होने चाहिए जिनका रैशनल पार्ट उन डोमिनेंट हो उनके इमोशंस पे और उनकी बेस डिजायर्स पे. तो दिस इज द जस्टिफिकेशन दैट ही यूजेस to justify the rule of philosopher king. ये आगे this theme will repeat again, but since philosophers are the people, are the only people, जो philosophers हैं, they are the only people who have their spirited part and appetitive part submissive to their rational part. इनका rational part सबसे ज़्यादा dominant होता है सिर्फ philosophers का. That is why only philosophers should be guardians. Otherwise शहर आपकी कंट्री में कभी भी जो है वो खुशहाली नहीं आ सकती. That's the justification that Plato uses. Hence, recapitulating all of this, इस सबको इकट्ठे मैं अगर ज्वाइन करूं तो प्लेटो की नजर में जस्टिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन. कि हर सोशल क्लास चूंकि उसके अंदर एक एस्पेक्ट डोमिनेंट होता है 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ सोल में से, तो जिसका जो हिस्सा डोमिनेंट है उसको वही सोशल क्लास में उसका हिस्सा होना चाहिए जो नेचर ने उसको बेसिकली एंडाउ किया विद द फैकल्टी. अ पर्सन हु इज एंडाउड विद ओनली द पावरफुल फैकल्टी ऑफ स्पिरिटेड पार्ट शुड ओनली बिकम अ वॉरियर. जिस बंदे की नेचुरल प्रीडिस्पोजिशन इज कि वो अपनी बेस लेवल डिजायर्स को मैक्सिमाइज करेगा, उससे सिर्फ प्रोड्यूसिंग क्लास में होना चाहिए. और नेचर ने जिसको फिलोसॉफिकल इंक्लिनेशंस दी हैं और वो उसको अपनी फिलोसॉफिकल एपेटाइट को पूरा करता है, फिलोसॉफिकल पार्ट उसका डोमिनेंट है, उसको ही रूलर होना चाहिए, उसी को गार्डियन होना चाहिए. दैट्स द जस्टिफिकेशन, वन ऑफ द जस्टिफिकेशंस ही यूज फॉर द रूल बाय फिलोसोफर्स. इसको मजीद एक्सटेंड करने के लिए फिलोसोफर यूजेस दिस वेरी वेरी फेमस इन द फिलोसफी. दुनिया में ये बहुत ज्यादा यूज होती है. इट्स वन ऑफ द अर्ली एक्सप्लेनेशंस एंड टू जस्टिफाई फिलोसोफर किंग्स इज द एलेगोरी ऑफ द केव. ये काफी फेमस है. ये पिक्चर आपको उसकी पिक्टोरियल डिपिक्शन है. बेसिकली द आइडिया इज दैट यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, दैट देयर आर सर्टेन प्रिजनर्स हु आर चेन्ड टू द वॉल. They for their whole life have lived their life like this, facing towards the wall. इन्होंने सारी जिंदगी इस वॉल को फेस करते हुए गुजारी है because they are chained to the wall. पीछे एक आग पड़ी हुई है और there are people who pass by this cave, there are animals who pass by this cave. तो इस आग की वजह से इन चीजों का साया सामने दीवार पे बनता है और ये लोग उस साये को देखते हैं. Since they have lived their whole life like this, they think that this is real. These shadows are real. तो इनको मैं एक्सप्लेन करता चलूं. सो केव बेसिकली वो है आपकी इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि कैसे इंसान जो है ही इज चेन्ड बाय हिज सेंसेस. ठीक है, तो आई हैव डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. तो मैं आई रिकमेंड कि यू गाइज पॉज दिस एंड राइट दिस डाउन, क्योंकि आपने पेपर में भी लिखना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. बट फॉर एक्सप्लेनेशन आई विल बी यूजिंग दिस picture to explain that, and then later मैं आपके सामने I'll swipe this and you can pause the video and write down the text that I have written to explain this. So his idea is कि cave में लोग contain होते हैं और उनको सिर्फ ये shadows ही नजर आते हैं and they think that these shadows are real. On one fine day, one of the prisoners breaks his chain. वो अपनी shackle को break करता है and he leaves. वो निकलता है and then he sees that there are people who are walking. वो ये आग को देखता है, वो लोगों को देखता है and then he comes to believe कि these people are real and he thinks कि चूंकि ये जो fire है that is the source because of which there are shadows, he comes to believe that this fire is real, that this fire is the cause and actual reality कि जो हर चीज को दिखा रही है. And then he breaks out further and then he comes out. And when he comes out, he looks at sun. सूरज को देखता है. And then he comes to understand कि it's not the fire, it's the sun that lights the world and everything becomes apparent. और ये असल दुनिया. This is his explanation of how a person, a human being, हमेशा से ही chained होता है अपनी senses, अपनी 5 senses से operate करने में, लेकिन उसे he needs to break these shackles. तो वो basically उसकी नजर में these prisoners are ordinary people. One of the person who breaks this shackle is a philosopher. और इसकी नजर में सिर्फ philosopher ही ऐसा बंदा है
कि जो इन सेंसेस को की बाउंड्स को ब्रेक करके एक्चुअल रियलिटी को कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, हेंस ही शुड बी द रूलर। सो ये उसने एलेगोरी यानी एक मेटाफोर के तौर पे यूज किया ये सारी स्टोरी को। हिज स्टोरी फर्दर गोज कि व्हेन दिस पर्सन हैज सीन रियलिटी, this person comes back to these people and he explains them how what they are seeing is not real. This is merely a shadow. This is merely a shadow and if the reality basically lies outside और उसने क्या क्या देखा है वो ये बताता है. But people condemn him and people are like this person has gone crazy. जिसको वो again अपनी philosophy में आगे justification में use करता है कि people tend to generally वो फिलोसोफर्स की बात नहीं मानते हैं, सिटीज बिकम करप्ट और सिटीज इसीलिए खराब होती हैं, सिटी स्टेट्स या कंट्रीज, बिकॉज दे डोंट हैव एंड दे डोंट एक्सेप्ट द रूल ऑफ द फिलोसोफर्स। सो इस चीज को ही मैंने आगे जो एक्सप्लेन किया। यू कैन पॉज द वीडियो ऑन इंडिविजुअल स्लाइड एंड राइट डाउन दिस टेक्स्ट एंड रीड दिस टेक्स्ट। दिस इज एवरीथिंग दैट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड कि केव बेसिकली इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, शैडोज ये हैं, फिर वो एस्केप करता है, देन ही कम्स बैक, दिस इज द स्टोरी। And what does each and every one of these represent in his philosophy? तो वो मैंने दोबारा यहाँ इन स्लाइड्स पे एक्सप्लेन किया है कि कैसे केव represent करती है empiricism as a philosophical school of thought which argues के हम अपनी reality को सिर्फ अपनी senses से ही comprehend कर सकते हैं। So our sense of seeing, hearing, touching, तो basically इन 5 senses से हम करते हैं। Plato was against the idea of empiricism because as you can see शुरू में हमने लिखा था he was a rationalist। Rationalism और empiricism दो opposite videos हैं। I'll also upload in the description an added video जिसमें वो explain होगी कि what is empiricism, what is rationalism, ये आपको conceptual clarity बेहतर लेके आएगी। But the broader idea is that he was against this idea and this cave represented that empiricist trend। Shadows represent क्या कर रही हैं इसके अंदर, जैसे मैंने आपको explain किया कि लोग उसको reality समझते थे, then he escapes and then he comes back। और ये सारी जस्टिफिकेशन जो उसने दी है वो इसीलिए दी है कि जो फिलोसोफर्स, ओनली फिलोसोफर्स नो द रियल ट्रूथ, द बिग टी ट्रूथ, एंड दे आर द बेस्ट पीपल टू गवर्न। Hence this quotation by Plato that you should always remember and write, that until philosophers are kings, cities will never have rest from their vices। तो वो अपनी गलतियों से कभी भी नहीं निकल सकते बाहर, अपने गुनाहों से, अपनी मिसलीडिंग से कभी बाहर नहीं निकल सकते जब तक philosophers kings ना बन जाएं। So that is his idea of philosopher king। Then again मैंने ये जो चार्ट है, फ्लो चार्ट, आप इस फ्लो चार्ट को भी लाजमी ड्रॉ करें बिकॉज ये कॉम्प्रीहेंड, हर फिलोसोफर में मैं एक चार्ट होगा, ऐसा फ्लो चार्ट आपको दिखाऊंगा जो उसकी पूरी फिलोसफी को नटशेल में एक बंद करेगा और उसके एंड में वो वाली वही कोटेशन होगी जो उसकी फिलोसफी को रिप्रेजेंट करती है। So the role of rulers is to ensure that people follow good life and the right way of living। Knowing what is good life requires intellectual ability and the knowledge of ethics and morality. And since only philosophers have this ability and knowledge because they have their rational part most dominant in them as against their spirited and appetitive part, चूंकि वो सबसे they are the wisest of the wisest, so political power should only be given to philosophers, and that with that he concludes that until philosophers are kings, cities will never have rest from their voices। So this is the justification that Plato uses for philosopher kings। I will also include a PDF document और videos आपके साथ और कुछ ancillary videos of YouTube I will attach ताकि इस चीज पे आपको ज्यादा clarity आ जाए। But this is the broader idea। और उसके philosopher king के idea पे tripartite classification of soul और ये सारी चीजें they're all interconnected। So अगर Plato के justice पे concept आता है, what is his idea of justice, उसकी tripartite classification of soul पे आता है या philosopher king पे आता है, all of these 3 questions are literally the same questions and you should attempt them एक जैसा treat करते हुए। So that's all in today's lecture। In the next lecture we'll continue with some of the more other important aspects of the philosophy of Plato। Until then, see you next time।